उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। काली आंधी मेरी तरफ चली आ रही थी। बाहर सुबह हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर लाइट ऑफ करने के बाद अंधेरा फैल गया। खिड़की के पर्दों ने बाहर की रोशनी को रोक लिया। मैं तारीकी में दरवाजे के करीब दीवार से चिपककर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुन रहा था, जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। ना जाने फरियाल पर कैसी क़यामत टूट पड़ी। मैं अपनी बौखलाहट में उसकी सोच तक पहुंचना भूल गया। अब उसके दिमाग तक पहुंचना चाहा तो अचानक ही उसकी आवाज़ करीब से सुनाई दी, फरहाद आप कहाँ हैं, जल्दी आइए। ये कहते ही वो बंद दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। इसका मतलब ये था कि वो महफूज थी, किसी दुश्मन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो दुश्मन कौन है, ये समझने के लिए मैंने अपने सबसे खतरनाक दुश्मन के जहन में झांक कर देखा तो मुझे अपनी बौखलाहट पर बड़ी नादामी हुई। मास्टर यूशी मादाम के साथ अभी तक तैयारे में सफ़र कर रहा था। अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ था। मेरी घड़ी बंद होने की वजह से मुझे वक्त का सही अंदाज़ा नहीं हो सका। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जिस तरह मैं मास्टर यूशे के जहन में एक आसेब बनकर छा गया था, उसी तरह मास्टर यूशे की कुतिया मेरे लिए आसेबी चुड़ैल बन गई, क्योंकि उसके सूंघने की हिस्स के सामने मेरी सलाहियतें काम नहीं आ रही थीं। इसीलिए फरियाल की चीख सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहले इसी दहशत ने सर उठाया था कि मादाम पहुंच गई, लानत है उस पर। फरियाल की दस्तक सुनकर मैंने फौरन ही लाइट ऑन की और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही फरियाल बदहवासी में आगे बढ़ी, फिर गिर पड़ने के अंदाज में मेरे बाजू में झूल गई और हाँपती कांपती कहने लगी, मम्मी, मेरी मम्मी को किसी ने हलाक कर दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे थपक थपक कर तसल्लियाँ देने लगा। फिर उसे सहारा देकर उसकी मम्मी के कमरे में आया। मम्मी पलंग पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। उसके सीने पर एक तकिया पड़ा हुआ था। उसे देखकर अंदाजा होता था कि कातिल ने उस तकिए को उनके मुंह पर रखकर उनकी सांसें रोक दी थीं। अब वो दोबारा कभी सांस नहीं ले सकेंगी। जिंदगी से उनका रिश्ता टूट चुका था। फरियाल उनकी तरफ दोबारा ना देख सकी, मुंह छुपाकर रोती रही। मैं उसके करीब आकर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, सब्र करो फरियाल, तुम्हारी मम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि किसने उनसे दुश्मनी की है। ऐसा कहते वक्त मैं दीवार घड़ी की तरफ देख रहा था। मास्टर यूशे के यहाँ पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। मेरी परेशानी बढ़ गई। एक नई उफ्तादन पड़ी थी। मैं मम्मी की लाश को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था। फरियाल भी उनकी लाश को बेगौरो कफन छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं उस कातिल पर झुंझलाने लगा जिसने मेरे रास्ते में रुकावट पैदा कर दी थी। इसी झुंझलाहट में हशमत याद आया। फरियाल मेरे सीने से लगी रो रही थी। मैं उसे थपकते हुए हशमत के जहन में झांकने लगा। वो अपनी कार ड्राइव करता हुआ अपनी कोठी की तरफ जा रहा था और उस कत्ल के मुतल्लिक सोच रहा था जो उसके हाथों से हुआ। वो अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था कि उसने मम्मी जैसी बेटी की दलाला से अच्छी तरह इंतकाम लिया है। उसने मम्मी को 12,000 रुपये कर्ज के तौर पर दिए थे। अब वो 2 लाख रुपए लेकर जा रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, बेटे हशमत, कहाँ जा रहे हो? उसने एकदम से चौंक कर कार रोक दी और बौखलाकर पिछली सीट की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, ये कौन बोल रहा है? मुझे यूं लगा जैसे पिछली सीट पर कोई बैठा हो। नहीं, मेरे दिमाग में किसी की आवाज़ गूंज रही है। मैंने फिर उसके दिमाग पर दस्तक दी, बेटे अपने दिल के दरवाजे खोलो, मैं तुम्हारा ज़मीर बोल रहा हूं। अगर तुम अपने ज़मीर की बात नहीं सुनोगे तो अभी किसी हादसे का शिकार हो जाओगे। उसने बेजारी से कहा, नॉनसेंस, कभी ज़मीर भी बोलता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। यह कहकर उसने दोबारा कार स्टार्ट की और एक्सेलरेटर पर पूरी कुव्वत से दबाव डाला। मैंने उसकी सोच में हिदायत की थी कि वह एक्सेलरेटर पर इसी तरह दबाव डाले, उल्टे सीधे गियर बदलता रहे और उसके हाथ झटके से स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाते रहे। नतीजा ये हुआ कि कार इधर से उधर डगमगाने लगी, कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ जाने लगी। उसी वक्त एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। उसने उसकी कार रुकवाकर अंदर झांक कर देखा तो पिछली सीट पर नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थीं। हशमत ने मेरे 2 लाख रुपए पिछली सीट पर डालकर ब्रीफ केस कहीं फेंक दिया था। इंस्पेक्टर ने घुराकर पूछा, तुम किस तरह ड्राइव कर रहे हो? क्या तुमने पी रखी है? हशमत के जवाब देने से पहले ही मैंने उसके दिमाग को कंट्रोल में लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मैंने एक औरत को कत्ल कर दिया है, उससे 2 लाख छीन कर ले आया हूं। अब मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो, मुझे हिफाजत से घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें इसमें से आधी रकम दे दूंगा। मेरी सोच के मुताबिक ये बातें उसकी जुबान से निकलती गईं। फिर वो अपने सर को थामकर सोचने लगा, ये मैं क्या कह रहा हूं? मैं वाकई घबरा रहा हूं। किसी इंसानी जिंदगी को छीन लेना आसान काम नहीं। शायद इसीलिए अनाड़ी कातलों पर घबराहट तारी हो जाती है। उस वक्त तक इंस्पेक्टर ने अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी, फिर उसके पास आकर दूसरी सीट की तरफ धकेलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कह रहा था, अभी तुम थाने चलो, वहां से पुलिस वालों को साथ जाकर तुम्हें उस औरत की लाश और वो जगह दिखानी होगी। तुमने ये कैसे समझ लिया कि हर पुलिस वाला बेईमान और रिश्वतखोर होता है? ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने फरियाल से कहा, देखो फरियाल, अगर हम यहाँ रहे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा।
तुम मम्मी की लाश को यहीं छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अभी थोड़ी देर में कातिल गिरफ्तार होकर यहां आएगा और तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी मम्मी के कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। वो रोते रोते कहने लगी, मैंने आपके साथ चलने से इनकार नहीं किया है, मगर आप ये सोचिए कि इस हालत में एक बेटी अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकती है। तुम दुरुस्त कहती हो, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी जरूरी है। ऐसी सूरत में मुझ पर भरोसा करो और मुझे तनहा जाने दो। वो ये भी नहीं चाहती थी कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊं। मैंने घड़ी की तरफ देखा, फिर मास्टर यूशे के जहन के जरिए एयर होस्टेस की आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा तैयारा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की फिजा में परवाज कर रहा है। 10 मिनट के बाद आप इस शहर की ज़मीन पर कदम रख सकेंगे। ये सुनते ही मैं फरियाल का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कोठी से बाहर जाते हुए कहने लगा, अब अगर मैंने तुम्हें अपनी असलियत नहीं बताई तो मैं इधर का रहूंगा ना उधर का। सुनो, मैं गैब की बातें जान लेता हूँ। दूसरे इंसान जो सोचते हैं मैं उसे सुन लेता हूँ। तुम इस वक्त कुछ भी सोचो, मैं उसे सुनकर बता दूंगा। वो मुझे हैरानी से देखते हुए सोचने लगी, मैं क्या सोचूं? आप अजीब से पुरस्कार आदमी हैं। मैं सोचती हूँ कि आप मुझसे दूर भागने के लिए ख्याली दुश्मनों की बातें करती हैं। फिर आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा देखती हूँ तो आपके बाजू में मर जाने को जी चाहता है। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, बस करो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। जब मैंने उसे बताया तो शदीद हैरानी से उसका मुंह खुल गया। मैंने कहा, तुम तालीम याफ्ता हो, तुमने टेलीपैथी के इल्म के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। इसी इल्म के जरिए मैंने हशमत को पागल बनाकर गमले में बिठाया था। इसी इल्म के जरिए मैंने तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझा है। जो तुम्हारे दिल में था वही तुमने जुबान से कहा। इसीलिए मैंने भी तुम्हें एक अय्याश मर्द की तरह धोखा नहीं दिया, तुम्हें हमेशा के लिए अपनाने का अहद कर लिया। इस इल्म की बदौलत मैंने अभी मालूम किया है कि मम्मी का कातिल हशमत है। मैंने अभी उसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया है। बहुत जल्द पुलिस वाले उसे लेकर यहाँ आएंगे। फरियाल मेरी बातें हैरानी से सुनती जा रही थी और यकीन करती जा रही थी। वो आगे बढ़कर कहने लगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जिंदगी गुजारने के लिए इतनी हैरतंगेज सलाहियतों का मालिक मिलेगा। आपको पाकर मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे। मैंने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, अब मेरे पास यहाँ ठहरने का वक्त नहीं है। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए बताई है कि तुम्हें इत्मीनान रहे कि मैं दूर जाने के बावजूद तुम्हारे दिल और दिमाग में मौजूद रहूंगा और सोच के जरिए तुमसे गुफ्तगू करता रहूंगा। अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो कुछ कहना है सोच के जरिए कहो, तुम्हें मेरी तरफ से जवाब मिल जाएगा। ये कहकर मैं कार की तरफ बढ़ने लगा। फरियाल ने सोच के जरिए पूछा, फिर हम कब मिलेंगे? मैंने भी सोच के जरिए जवाब दिया। फिर कार का दरवाज़ा खोलते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग ने मेरा जवाब सुन लिया? वो खुश होकर बोली, हाँ, आप कह रहे हैं कि आप बहुत जल्द वापस आएंगे और सोच के जरिए अपने हालात से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह, आप कितने अजीबोगरीब आदमी हैं। ज़रा 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो दौड़ती हुई कोठी के अंदर चली गई। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। वो जल्दी वापस आई। उसके हाथ में एक सेंट की शीशी थी। उसने इसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस खुशबू को रख लीजिए, मेरी याद आती रहेगी। अपनी महबूबा की याद एक खुशबू ही होती है। उसने मोहब्बत का बहुत अच्छा तोहफा दिया। दूसरी तरफ तैयारा किसी दियो की तरह सांस लेता हुआ लैंड कर रहा था। मैंने कार स्टार्ट की, उसे खुदा हाफिज कहा। इसके बाद नेशनल हाईवे की तरफ चल पड़ा। 10 मिनट बाद मैं उस रास्ते पर चलता हुआ एयरपोर्ट के करीब से गुजर रहा था। मादाम तैयारे से उतरती हुई अजनबी जुबान में मास्टर यूशिया से कुछ कह रही थी। मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि वो मेरी बू को अपने बहुत करीब महसूस कर रही है। मास्टर यूशिया उसके साथ तेज़ी से लगेज हॉल की तरफ बढ़ रहा था ताकि जल्द अज जल्द अपना सामान हासिल करके मेरे पीछे आ सके। वो जितनी जल्दी कर रहा था उतनी ही देर हो रही थी। सामान अभी तैयारे से उतारकर लगेज हॉल में पहुंचाया जा रहा था। मेरे नसीब अच्छे थे कि उसे देर होती जा रही थी और मुझे बहुत दूर निकल जाने की मोहलत मिलती जा रही थी। जब वो सामान लेकर किराए की कार की तरफ आया तो ड्राइवर से बातें करने में 15 मिनट गुजर गई। उसने पिंडी से ट्रंक कॉल के जरिए ये खबर भेजी थी कि ड्राइवर सिर्फ एयरपोर्ट तक कार लेकर आएगा। इसके बाद वो खुद कार को हैंडल करेगा। ड्राइवर ने उसे टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाया, साहब, आप होटल चलकर बात करें, ज़रूरी कागजात की खाना पूरी करें, फिर ये कार आपको मिल जाएगी। मास्टर यूशे की झुंझलाहट देखने और समझने के काबिल थी। वो चाहता तो ख्याल ख्वानी के जरिए ड्राइवर को अपना ताबे फरमान बना सकता था, मगर इस तरह वो कार को गैर कानूनी तौर पर हासिल करता। कार अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होटल ना पहुंचती तो मास्टर यूशे के खिलाफ एक्शन लिया जाता। वो मजबूर था, उसे होटल तक जाना ही पड़ा। मैंने इत्मीनान की सांस ली। कुछ देर के लिए फिर उस शैतान से पीछा छूट गया। वो संजीदगी से सोच रहा था, मुझे जल्द अज जल्द ऐसी गाड़ी हासिल करनी चाहिए जिसे इस्तेमाल करते वक्त कानून आड़े ना आए। इस मकसद के लिए होटल पहुंचकर किसी अहमक गाड़ी वाले को फांसना होगा। मैंने उसके होटल पहुंचने तक उससे जहनी राब्ता ख़त्म कर दिया और फरियाल के जहन में झांकने लगा। उसकी सोच बता रही थी कि पुलिस वाले हशमत को लेकर वहां पहुंच गए हैं और मम्मी की लाश के पास ज़रूरी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं।
हशमत इंस्पेक्टर से कह रहा था, जनाब। उस वक्त मेरा जहन काबू में नहीं था। परेशानी में ना जाने क्या कह गया। दरअसल मैं सिर्फ 2 लाख रुपए लेकर भाग रहा था। इस बूढ़ी औरत को फरहाद नामी एक शख्स ने कत्ल किया है। वो शख्स फरियाल का आशिक है। फरियाल ने गुस्से से कहा, यह झूठा है, खुद को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। फरहाद साहब मेरे मंगेतर हैं। मम्मी मेरी शादी उनसे करना चाहती थी। वो कल रात को पिंडी से मेरे साथ यहाँ आए। यह हशमत भी मेरे साथ था। यहाँ पहुंचकर फरहाद साहब ने हमारे साथ रात का खाना खाया। फिर मम्मी की कार लेकर मेरे और मम्मी के साथ ही रुखसत होकर हैदराबाद चले गए। हो सकता है कि वो आज शाम को वापस आ जाए। वो बेचारे जानते भी नहीं कि मेरी मम्मी के साथ क्या हो चुका है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि मैं इस दुनिया में तनहा रह गई हूं तो वो अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर यहाँ चले आए। मैं उन्हें इतला भी नहीं दे सकती। पता नहीं वो हैदराबाद पहुंचकर कहाँ रहेंगे। हशमत ने हाथ निचाकर कहा, यह अपने आशिक को बचाने के लिए गलत बयान दे रही है। जब मैं यहाँ सुबह 5 बजे पहुंचा तो मम्मी यहाँ गहरी नींद सो रही थी और ये अपने आशिक के साथ अपने कमरे में थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर ने सवाल किया, दरवाजा अंदर से बंद था इसलिए तुम फरहाद को नहीं देख सके? मैंने हशमत के जहन में कहा, जी हाँ। इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल किया, लिहाजा तुम ये यकीन से नहीं कह सकते कि फरहाद फरियाल के कमरे में या कोठी में मौजूद था? मैंने फिर हशमत के जहन में कहा, जी हाँ। इंस्पेक्टर ने तंज़िया अंदाज में कहा, लिहाजा तुम मौका गनीमत जानकर उस कमरे में आए, बूढ़ी औरत को हलाक किया और 2 लाख रुपए लेकर निकल गए? जी हाँ। हशमत मेरी सोच के मुताबिक जी हाँ कहता जा रहा था। इंस्पेक्टर ने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। हशमत के दोनों हाथ हथकड़ी में जकड़े हुए थे। वो संभल ना सका। तमांचा खाते ही पीछे की तरफ लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वो सोचकर परेशान हो रहा था कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ खुद ब खुद किस तरह इकबाल जुर्म कर रहा है। मैंने उसके दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, बेटे याद करो, तुम्हें पहले ही बताया गया है कि तुम्हारे अंदर अब तुम्हारा ज़मीर बोल रहा है। अब किसी तरह तुम्हारी जान नहीं बचेगी। इंस्पेक्टर उसके सामने खड़ा हुआ हकारत से कह रहा था, बेवकूफ़ के बच्चे, एक तो तुमने कत्ल किया, दूसरे ये कि पागल बनने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी थोड़ी देर में अपना बयान बदलते हो। जब हवालात में डंडे पड़ेंगे तो तुम्हारा सारा पागलपन दूर हो जाएगा। मुझे इत्मीनान हो गया कि अब हशमत किसी तरह बच नहीं सकेगा। मेरे 2 लाख रुपए जो पुलिस की कस्टडी में जा चुके थे, मुझे उन रुपयों की फिक्र नहीं थी। मैं जानता था कि मुकदमे का फैसला होने के बाद ये रुपए फरियाल को मिल जाएंगे। ये रुपए फरियाल को मिल जाएंगे क्योंकि फरियाल ये बयान दे रही थी कि वो रुपए उसकी मम्मी के थे। वो इस दौलत को बैंकों में रखने की बजाय अपनी आंखों के सामने रखती थी। बेटी ने माँ को कई बार समझाया कि वो रुपए बैंक में महफूज रहेंगे, मगर वो किसी की नहीं सुनती थी। अंजामकार इस दौलत की खातिर अपनी जान गंवा बैठी। फरियाल इतनी जहानत से बयान दे रही थी कि वो रुपए भी उसे मिल जाते और मुझ पर भी कोई आंच ना आती। एक तालीम याफ्ता ज़हीन औरत की रफाकत से मर्द को बड़ा हौसला मिलता है। मैंने फरियाल जैसी हसीन लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके गलती नहीं की थी। वो शरीके सफ़र बनते ही ये साबित कर रही थी कि वो कदम कदम पर मेरे लिए ढाल भी बन सकती है और मेरी अमान में भी रह सकती है। मैंने खुश होकर उसके जहन पर दस्तक दी। हेलो फरियाल, मैं तुम्हारा फरहाद बोल रहा हूँ और सोच के जरिए तुमसे मुखातिब हूँ। वो घबरा कर आसपास खड़े हुए पुलिस के आदमियों को देखने लगी कि कहीं कोई मेरी आवाज़ तो नहीं सुन रहा। फिर जल्द ही उसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ कि भला दिमाग के अंदर होने वाली बातें कौन सुन सकता है। वो इतने लोगों के दरमियान खामोश रहकर सोच के जरिए गुफ्तगू करते हुए हिचकिचा रही थी। उसने अपना सर थामकर इंस्पेक्टर से कहा, यहाँ मेरी तबीयत घबरा रही है, क्या आप मुझे मेरे कमरे में जाकर आराम करने की इजाज़त दे सकती हैं? इंस्पेक्टर ने उसे इजाज़त दे दी। वो तेज़ी से पलटकर उस कमरे से निकल गई और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। मैंने कहा, मेरी जान, ये तुमने अच्छा किया कि तन्हाई का बहाना ढूंढ लिया। फरियाल ने अपने कमरे में पहुंचकर कहा, फरहाद, आपको अपने दिमाग में मौजूद पाकर अजीब सा लग रहा है। आपने मुझे कैसी अजीब सी सोच की नगरी में पहुंचा दिया है। आपसे दूर रहकर भी दूरी का एहसास नहीं होता। औरत यही तो चाहती है कि उसका चाहने वाला उसके अंदर मौजूद रहे। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे दिमाग की रगों में लहू की तरह दौड़ता रहूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ी देर बाद पुलिस वाले कातिल को गिरफ्तार करके वहां पहुंचने वाले हैं। अब मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि हशमत पुलिस वालों के सामने किस तरह बयानात बदलता रहा है और किस तरह इंस्पेक्टर का तमांचा खाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो बिस्तर से तकिए को उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर भींचते हुए बोली, जाने फरियाल, आप जादूगर हैं। आपसे तो कोई बात पोशीदा नहीं रहती। आपने मेरा बयान भी सुन लिया होगा। अगर कोई गलती की हो तो बताइए। अगर तुम कोई गलती करती तो बयान देने के दौरान ही मैं तुम्हें टोक देता और तुम्हारी रहनुमाई करता, मगर तुम वाकई ज़हीन हो। मैं तुम पर फख्र करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो रही थी और तकिए को बदस्तूर सीने से लगाकर भींचे जा रही थी। मैंने शरारत से कहा, वो तकिया है, मैं नहीं हूँ। वो एकदम से झींप गई। बौखलाकर खला में यूं तकने लगी जैसे मुझे देखते हुए मुखातिब कर रही हो। कमाल है, मैं तो ये समझ रही थी कि आप टेलीपैथी के जरिए सिर्फ इंसान की सोच पढ़ती हैं, मगर आप तो उनकी हरकतें भी देख लेती हैं।
हाँ, दिमाग की स्क्रीन पर इस वक्त तुम साफ तौर से नजर आ रही हो। तुम ज़हीन हो। इस नुक्ते पर गौर करो कि इंसान उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि दिमाग हुक्म ना दे। तुम्हारा उठना बैठना, हाथ पांव हिलाना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि तुम्हारी सोच इन कामों की तहरीक पैदा न करे। बहुत ही गैर महसूस तरीके से दिमाग बोलता जाता है और इंसान उसके मुताबिक हरकतें करता जाता है। फरियाल ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भूल गई थी कि इंसान के दिमाग में पहले कुछ करने का ख्याल आता है, फिर वो इसी ख्याल के मुताबिक अमल करता है। अब मैं अच्छी तरह समझ गई कि आपने हशमत को भी किस तरह इंस्पेक्टर का तमांचा खाकर गिरते देखा है। इस तरह तो आप जब चाहते होंगे दूसरे इंसानों की अजीबोगरीब हरकतें देखते रहते होंगे। कोई आपसे अपने अंदर की बात छुपा कर नहीं रख सकता। अल्लाह, मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। उलझन कैसी? मैंने पूछा। हर औरत अपने चाहने वाले से भी अपने बहुत से नाजुक जज्बों को छुपा कर रखती है। वो इन खट्टे मीठे जज्बों को अपनी अदाओं से जाहिर करती है और चाहती है कि मर्द उसकी अदाओं की जुबान सुन ले। मगर आप तो खतरनाक किस्म के चोर हैं। इधर मैं कुछ सोचूंगी, उधर आप समझ लेंगे। मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। आपकी सोच की लहरें बता रही हैं कि आप मेरी बातों पर हंस रही हैं। अच्छा बताइए, इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? तुम सोच रही हो कि इस वक्त तकिए की जगह मैं आ जाऊं। उसकी शर्माती ले सोच ने कहा, आ जाइए ना। दुश्मनों से निजात नहीं मिली है, वरना तुम्हारे बोलने से पहले चला आता। आखिर वो दुश्मन कौन है, मुझे भी तो बताइए। मैं उसे बताने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े खतरनाक दुश्मनों को नीचा दिखाया है, लेकिन इस बार जो दुश्मन टकरा रहा है वो मुझसे ज्यादा टेलीपैथी का आलिम है। मैं उससे बचता फिर रहा हूं। उसकी सोच की लहरें इतनी ताकतवर और शैतानी हैं कि अगर मेरा दिमाग उसकी गिरफ्त में आ गया तो वो मुझे बड़ी आसानी से अपना गुलाम बना लेगा और मुझे मुजरिमाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर करेगा। इसीलिए मैंने अब तक यही कोशिश की है कि वो मेरे दिमाग तक ना पहुंचने पाए। मैं तुम्हें ये बात समझा दूं कि कोई भी टेलीपैथी जाने वाला किसी की दिमागी सोच तक कैसे पहुंचता है। दूसरे की सोच तक पहुंचने के दो अहम जराए हैं। पहला जरिया इंसान की आंखें हैं, क्योंकि आंखें अक्सर अंदरूनी जज्बात की चुगली खाती हैं। दूसरा जरिया इंसान की गुफ्तगू है। एक शख्स की गुफ्तगू का जो लहजा होता है वही उसकी सोच का भी लहजा होता है। वो जिस अंदाज में सोचता है उसी अंदाज में बोलता है। मेरा टेलीपैथी जाने वाला दुश्मन इन्हीं दो जराए से मेरे दिमाग तक पहुंच सकता है। इसीलिए मैं उसके आलाकारों के सामने अब तक गूंगा बनता रहा हूं, क्योंकि वो अपने आलाकारों की सोच के जरिए मेरी गुफ्तगू और मेरी सोच के लहजे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा है। फरियाल ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, दुश्मन की यह हरकतें आपके लिए जितनी खतरनाक हैं, दूसरे सुनने वालों के लिए उतनी ही दिलचस्प हैं। मुझे दिलचस्पी भी होती जा रही है और ये सोच सोचकर उलझती भी जा रही हूं कि आप कितनी परेशानियों का सामना कर रही हैं। आपके दिन रात का सुकून बर्बाद हो गया है। यह दुरुस्त है कि दुश्मन परेशानियों में मुब्तला कर रहा है, मगर मुझे तुमसे कुछ सुकून भी मिल रहा है। मुसीबतों की धूप भी है और तुम्हारी जुल्फों की छांव भी, इसी का नाम जिंदगी है। तुम फिक्र न करो, मैंने उसके तमाम आलाकारों को ठिकाने लगा दिया है। अब मास्टर यूशे खुद ही परेशान होकर मुझे अपने काबू में करने के लिए इस मुल्क में आ गया है। मैं उसके ज़हन में झांक कर देख लेता हूं, मुझे उसके मंसूबों का इल्म हो जाता है। इस बार वो एक बहुत ही खतरनाक आलाकार को अपने साथ लेकर आया है और वो एक औरत है। फरियाल ने ताजुब से पूछा, औरत और खतरनाक? हाँ, औरत मासूम और बेहद कमज़ोर होती है, मगर जब खतरनाक बन जाती है तो पीछा नहीं छोड़ती। मास्टर यूशे उस औरत को मादाम कहता है। मादाम में सूंघने की हैरत अंगेज सलाहियत है। मैं पिछले दिनों मरी के कॉटेज में लिबास बदलते वक्त अपना पुराना लिबास छोड़ गया था। मादाम ने उस लिबास में मेरी बू सूंघ ली। इसके जरिए वो फिजा में मेरी बू सूंघती हुई मास्टर यूशे को बता देती है कि मैं किस सिमत में पाया जा सकता हूँ। मास्टर यूशे मुझे चेहरे से नहीं पहचानता, लेकिन मुझ तक पहुंचने के लिए मादाम एक बेहतरीन आलाकार बन गई है। फरियाल मेरी बातें बड़ी हैरानी और बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी और कह रही थी, आप जितने अजीबोगरीब हैं उतने ही अजीबोगरीब दुश्मनों से आपका साबका पड़ रहा है। मेरी जान मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी मोहब्बत मुझे जिंदगी की कितनी ही लताफतों का एहसास दिला रही है। तुम मेरे थके हुए जहन की एक ज़ूद असर दवा हो, इससे ज्यादा तुम और क्या कर सकती हो? नहीं फरहाद, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो घर की चार दीवारी में बैठकर सिर्फ अपने मर्द की परेशानियों का रोना रोती हैं, मगर उन परेशानियों का हल तलाश नहीं कर सकती। मैं अगर अपनी जहानत को इस्तेमाल करूं तो क्या आपके काम नहीं आ सकती? देखिए, मैं अभी से कोशिश करती हूं। आप मुझे ये बताएं कि आप इस दुश्मन से निमटने के सिलसिले में किस कमजोरी का शिकार हो गई हैं? मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मादाम की सलाहियतों ने मुझे वक्ती तौर पर कमजोर बना दिया है। पहले मैं मास्टर यूशे के दूसरे आलाकारों की आंखों में झांक कर या उसकी बातें सुनकर उनके दिमाग को चुपके चुपके अपने कंट्रोल में ले लेता था। फिर मास्टर यूशे की गफलत से फायदा उठाकर उन्हें ठिकाने लगा देता। लेकिन मैं मादाम के साथ ऐसा नहीं कर सकता।
मैंने कई बार मास्टर यूशे की सोच के जरिए मादाम की आंखों में झांकने की कोशिश की ताकि उसकी आंखों के तासुरात मुझे उस औरत की सोच तक पहुंचा सकें, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसकी आंखों पर आई लेंस चढ़ा हुआ है। वो औरत मास्टर यूशे से बातें तो करती होगी? फरियाल ने पूछा। हाँ, किसी अजनबी जुबान में बातें करती है और उसी अजनबी जुबान में सोचती है। मालूम होता है कि इसके सिवा उसे कोई दूसरी जुबान नहीं आती। मेरी बात सुनते ही फरियाल संभल कर बैठ गई। उसने जोशीले अंदाज में कहा, अगर जुबान की बात है तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था। मैंने 10 बरस तक मशरिक़ बईद की मारूफ जुबानों को पढ़ा है। मैंने 14 बरस की उम्र में मैट्रिक पास किया। अब 25 बरस की उम्र तक मैंने चीनी, जापानी, मलाई और थाई जुबानों को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा है। मेरे डैडी चाहते थे कि मैं बहुत सी जुबानें सीख जाऊं। डैडी ने जो लगन मुझ में पैदा की वो अब भी कायम है। आप मुझे बताएं कि मादाम कौन सी जुबान बोलती है। अगर उसे एक बार मेरा सामना हो जाए तो मैं उसकी जुबान और उसकी गुफ्तगू का लहजा आप तक पहुंचा दूंगी। अब मैं हैरानी से अपनी जाने हयात की बातें सुन रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बासलाहियत महबूबा मेरे हिस्से में आएगी। ऐसे ही वक्त खुदा के सामने बेख्तियार सर झुक जाता है कि वो रब्बे करीम जिद्दोजहद करने वालों को कैसी कैसी सहूलतें फराहम करता रहता है। वही हम इंसानों को जिंदगी की आग में झोंकता है और वही फूलों की अंजुमन में फरियाल जैसी रफीका तक पहुंचा देता है। मैंने कहा, फरियाल, मुझे तुम्हारी सलाहियतों के मुतल्लिक जानकर इतनी खुशी हासिल हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता। वाकई तुम ऐसी हो कि तुम जैसी औरत नसीब वालों को ही मिलती है। मैं जो तुम पर फख्र करता हूं तो ये भेजा नहीं, मगर मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मादाम कौन सी जुबान बोलती है। इतना बता सकता हूं कि वो एक मगरबी मुल्क से आई है। उसका साथी मास्टर यूशे अंग्रेज है। मादाम की कौमियत और उसकी जुबान का पता नहीं चल रहा। मेरा ख्याल है कि वो कोई अफ्रीकी जुबान बोलती है। मैं मुख्तलिफ जुबानों की शनाख्त नहीं कर सकता। इस मामले में कच्चा हूं। फरियाल ने मुझे हौसला दिया, आप मायूस ना हो। अगर आप किसी तरह एक बार मादाम से मेरा सामना करा दें तो मैं उसकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करूंगी। मैं ये नहीं कर सकता। मादाम से सामना कराने का मतलब ये होगा कि मास्टर यूशे से भी तुम्हारा सामना होगा। वो शैतान तुम्हारी सोच के जरिए समझ लेगा कि तुमसे मेरा गहरा रिश्ता है, बल्कि तुम मेरी बहुत बड़ी कमजोरी बन चुकी हो। वो मुझे जहनी परेशानियों में मुब्तला करने के लिए तुम्हें दिमागी मरीजा बना देगा और मैं ये किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हें बचाने के सिलसिला में कोई गलती कर बैठूंगा। नहीं फरियाल, तुम इस मामले में बिल्कुल अलग रहो। वो मेरी बात का जवाब ना दे सकी। उसी वक्त एक सिपाही ने आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब उसे बुला रही हैं, क्योंकि उसकी मम्मी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। वो सिपाही के साथ जाते वक्त सोच के जरिए कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूं। ये पूछना तो भूल ही गई कि इस वक्त आप कहाँ हैं और दुश्मनों से कितनी दूर हैं। अब वापस आकर पूछूंगी, उस वक्त तक आप क्या करेंगे? अभी मैं तुम्हारे दिए हुए तोहफे को जेब से निकाल रहा हूं। सेंट की ये शीशी खोलकर तुम्हारे वजूद की खुशबू को याद करता रहूंगा। ये कहकर मैंने फरियाल का दिया हुआ तोहफा जेब से निकाल लिया। वो बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन की शीशी थी, ऐसे नाजुक सी खम खाई हुई जैसे औरत का जिस्म होता है। कार की महदूद फिजा में शीशी खुलते ही एक नहायत लतीफ सी खुशबू फैलने लगी। खुशबू में फरियाल के चीखते हुए बदन जैसी शिद्दत भी थी और नज़ाकत भी। मैं शीशी पकड़े हुए था। मेरे अतराफ प्यार की खुशबू बिखर रही थी। इस अनदेखी खुशबू के साथ मेरा जहन उसकी तरफ परवाज कर रहा था। मैंने उसे मुखातिब करना चाहा, मगर वो पुलिस इंस्पेक्टर से बातों में मसरूफ थी। अचानक ही मुझे फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बड़ी देर से दुश्मनों की तरफ से गाफिल हो गया था। वो दोनों इंटरकॉन के डेमीटास के एक हिस्से में बैठे हुए किसी ऐसे शिकार को तलाश कर रहे थे जो उनके लिए मुफ्त में एक कार मुहैया कर सके। मास्टर यूशे स्विमिंग पूल में औरतों को दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि वो पिछली रात का जागा हुआ है और नींद को भगाने के लिए नींद हराम कर देने वाली हसीनाओं को देख रहा है। उसने स्विमिंग पूल की तरफ से नजरें हटाकर मादाम से कुछ कहा। इसके जवाब में मादाम जरा सर उठाकर फिजा में बू सूंघने लगी। मैं मास्टर यूशे की सोच के जरिए इस औरत की हरकतें देख रहा था। बू सूंघने के दौरान वो कुछ परेशान हो गई। 2-4 बार हर सिमत सर घुमाकर सूंघने के बाद उसने परेशान होकर मास्टर यूशे से कुछ कहा। मास्टर यूशे अपनी आदत के मुताबिक अपनी जुबान में सोच रहा था, ये क्या जादू है? फरहाद कहाँ गायब हो सकता है? मादाम एक बार किसी की बू सूंघने के बाद उसे कभी नहीं भूलती। हर इंसान के बदन की एक खास बू होती है। कोई भी इंसान अपनी बू से जुदा नहीं हो सकता। फिर फरहाद अपनी बू से कैसे जुदा हो गया? अपनी इस बू को उसने कहाँ दफन कर दिया है? वो मादाम से अजनबी जुबान में फिर कुछ कहने लगा। शायद असरार कर रहा था कि मादाम मेरी बू को ढूंढने की कोशिश करे, और मैं हैरानी से उस सेंट की शीशी को देख रहा था जो फरियाल की मोहब्बत बनकर मेरे हाथों में आ गई थी। दूसरे लफ्जों में एक ढाल बनकर दुश्मनों का रास्ता रोक रही थी। चश्मे जदन में यह हकीकत रोशन हो गई
कि ये फरियाल की पेश की हुई सेंट की शीशी का कमाल है। इस कमाल को समझने के लिए बू की खासियतों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सभी जानते हैं कि हर इंसान की अपनी एक मखसूस बू होती है, मगर वो इस कदर धीमी और दबी दबी सी होती है कि हसास जानवर ही उसे सूंघ सकती हैं, या एक इंसान बहुत करीब से दूसरे इंसान की बू को महसूस करता है। खसूसन औरतें अपने मर्द की बू को बड़ी जल्दी पा लेती हैं और इस बू की इनफरादियत को नहीं भूलती। लेकिन मैंने मादाम जैसी पहली औरत देखी थी जो मीलों दूर से अपने शिकार की बू सूंघ लेती थी, लेकिन अब वो भी नाकाम हो गई थी, क्योंकि मेरे बदन की जो धीमी धीमी सी बू थी उस पर एक तेज़ खुशबू हावी हो गई थी। वक्ती तौर पर इस खुशबू ने मेरी बू की इनफरादियत को दबाकर चारों तरफ से छुपा दिया। कुदरत के ऐसे अटल असूलों को समझने के बावजूद पहले मेरे दिमाग ने काम नहीं किया था। मादाम ने अचानक ही अपनी हैरत अंगेज सलाहियत का मुजाहरा करके मुझे बदहवास कर दिया। अब मुझे फरियाल की मोहब्बत और उसकी अलबेली खुशबू का सहारा मिल गया था। मैं इस वक्त ठट्ठा से आगे जाकर रुक गया था। अब और आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। कार की महदूद फिजा में बिखर जाने वाली खुशबू मुझे फरियाद की तरफ जाने के लिए कह रही थी। ये सोचकर मैंने कार को वापस घुमा लिया और प्यार की मंजिल की तरफ बढ़ते हुए फरियाल के जहन में झांकने लगा। वो बार बार अपनी सोच के जरिए मुझे पुकार रही थी। मैंने उससे कहा, सॉरी फरियाल, मैं दुश्मनों की तरफ से मुतवज्जा था, इसलिए तुमसे दिमागी राब्ता कायम न कर सका। फरियाल ने परेशान होकर पूछा, आप खैरियत से तो हैं? आपकी तरफ से जवाब ना पाकर मेरा दिल घबरा रहा था। काश कि मैं भी टेलीपैथी जानती और आपके जहन में झांक कर आपकी खैरियत मालूम कर लेती। मेरी जान, मैं खैरियत से हूँ और बखैरियत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या सच? वो एकदम से मुसर्रतों के हजूम में घिर गई। हाँ, पहले तुम ये बताओ कि वहाँ पुलिस वालों का काम मुकम्मल हुआ है या नहीं? हाँ, वो लोग मम्मी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। शाम से पहले उनकी लाश वापस नहीं मिलेगी। मैं यहाँ तनहा हूँ। मेरी अजीब हालत है। आपको पाने की खुशी भी है और माँ के बिछड़ जाने का गम भी। तुम चौंका देने वाली बातें कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बता दूं कि इस बार तुमने मुझे चौंका दिया है। अच्छा, वो कैसे? उसने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मादाम मेरी बू सूंघ लेती है, मगर जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह तुमने एक औरत होकर दूसरी औरत की सलाहियत को काट कर रख दिया है। तुमने जो खुशबू तोहफे के तौर पर दी थी, उस खुशबू के हजूम में मेरे बदन की बू छुप गई है। अब मादाम परेशान होकर चारों तरफ सूंघ रही है और मुझे नहीं पा रही। क्या वाकई? वो हैरानी से कहने लगी। ये कैसी अजीब सी बात है। मैंने ये सोचकर वो तोहफा नहीं दिया था कि वो आपके लिए ढाल बन जाएगा। कुदरत के तमाशे भी अजीब हैं। अब मेरी समझ में भी आ गया है। हम खुशबू इसीलिए लगाते हैं ताकि पसीने की बू छुप जाए और हमारी शख्सियत में एक नई खुशबू पैदा हो जाए। मगर मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। वो क्या? मैंने पूछा। जिस जगह आपकी बू छुप गई थी, क्या उसी जगह मादाम ने मेरी दी हुई खुशबू से पता नहीं लगाया होगा कि ठीक उसी सिमत आप दूसरी खुशबुओं में नहा गई हैं? तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। मादाम सूंघना चाहे तो हर तरह की बू को सूंघ सकती है, लेकिन 24 घंटे में दुनिया की कितनी ही औरतें और कितने ही मर्द तरह तरह की खुशबू लगाते रहती हैं। जो खुशबू मेरे बदन पर है वही खुशबू ना जाने दुनिया के कितने लोगों को मुअत्तर कर रही होगी। लिहाजा मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी ही मखसूस बू को पाना बहुत ज़रूरी है, और वो बू वक्ती तौर पर गुम हो चुकी है। फरियाल खुशी से निहाल हो रही थी। दुश्मनों से छुपने के लिए मुझे गैर मुतवक्का तौर पर ऐसा सहारा मिल गया था कि हम दोनों बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। फरियाल ने कहा, अब मैं समझ गई, आप इसीलिए बड़े इत्मीनान से मेरे पास चले आ रही हैं। मगर ये खुशबू कब तक आप अपने बदन पर छिड़कते रहेंगे? मैंने विंड स्क्रीन के पार देखते हुए जवाब दिया। यही मैं भी मालूम करना चाहता हूँ। जितनी मिकदार में अभी खुशबू लगा रखी है वो मेरी बू पर कितनी देर तक असरअंदाज रहेगी, ये मैं घड़ी देखकर मालूम कर लूँगा। साथ ही मास्टर यूशे के जहन में भी झांकता रहूँगा ताकि उसके जरिए पता चल जाए कि मादाम मेरी बू को कितनी देर बाद पाएगी। मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए राब्ता ख़त्म करता हूँ। लेकिन राब्ता तोड़ने से पहले मैं ज़रा देर तक उसकी सोच को पढ़ता रहा। उसने मुझे मना किया था कि मैं उसके मुतल्लिक ना सोचूं, लेकिन ये सोचकर वो खुशी से झूम रही थी कि मैं हर लम्हे उसी के मुतल्लिक सोचता रहता हूँ। मैं मुस्कुराते हुए मास्टर यूशे के दिमाग में झांकने लगा। वो दोनों अभी तक डैमी टास्क के एक हिस्से में बैठे हुए थे। मास्टर यूशे मादाम की ज़ुबान में उससे गुफ्तगू कर रहा था। वो ज़ुबान तो समझ में नहीं आई, इतना अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो दोनों किसी खास मौजू पर बहस कर रही हैं। थोड़ी देर बाद मादाम फिर सर उठाकर चारों तरफ सूंघने लगी। इसके बाद मास्टर यूशे के सामने नफ़ी में सर हिला दिया। इसका मतलब यही था कि खुशबू ने अभी तक मुझे छुपा रखा है। कार के तमाम शीशे चढ़ा दिए। मैं 50 मील फी घंटा की रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था। कार के तमाम शीशे चढ़ा दिए थे। अगर मैं ऐसा ना करता तो 50 मील फी घंटा की रफ्तार से गुजरने वाली हवा के झोंके इस खुशबू को कब का उड़ा कर ले जाते।
इससे ये बात भी समझ में आती है कि मुझे खुशबू लगाकर ज़्यादा देर खुली फिजा में नहीं रहना चाहिए। 1 घंटे के बाद मैंने फरियाल की सोच में कहा कि मैं उसकी कोठी के करीब पहुंच रहा हूं। ज़रा सी देर में वो कार का हॉर्न सुनेगी। वो खुशी से उछल पड़ी और अपने कमरे से निकलकर दौड़ती हुई बाहर आ गई। मैं हॉर्न देता हुआ कोठी के अहाते में दाखिल हुआ। मैंने दूर ही से देखा, मारे खुशी के उसका चेहरा जगमगा रहा था। मैं कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। वो भी दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। मैंने अपने दोनों बाजू फैला दिए और उसे अपनी गिरफ्त में समेट लिया। इन बाजू में आकर कितना सुकून मिलता है, वो सोच रही थी। मगर उसने मेरी फिक्र में फौरन ही सर उठाकर पूछा, दुश्मन क्या कर रही हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उन्हें याद कर रही हो? मैं तो सब कुछ भूल गया हूं। आप तो दीवाने हैं, मगर मैं इतने होश में हूं कि वक्त की नज़ाकत को समझ सकती हूं। अब आप पहले दुश्मनों की खबर लें, उसके बाद मेरे करीब आएं। अच्छी बात है, मैं दुश्मनों की खबर लेने जा रहा हूं। मैं शरारत से वापस जाने के लिए मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो जल्दी से दौड़ती हुई फिर मेरे करीब आ गई। मैंने कब कहा था कि आप बनफ्से नफीस जाएं? आप महज मुझे परेशान कर रही हैं। तुमने मुझे करीब आने के लिए मना किया था, लिहाजा तुम्हें इस तरह करीब लाना पड़ा। उसने हंसते हुए मेरे सीने में मुंह छुपा लिया। मुझे फरियाल की नसीहत याद आई कि मुझे उस दूसरी सूंघने वाली की खबर लेनी चाहिए। फरियाल भी अपनी मिसाल आप थी। मैं गाफिल होता तो वो खतरे की बू सूंघ लेती। उसने ठीक ही कहा था कि मुझे दुश्मनों की खबर लेना चाहिए। उस वक्त मादाम मेरी बू सूंघ रही थी और शायद मास्टर यूशे को बता रही थी कि मेरी बू बहुत करीब है और इसी शहर में है। मैंने फरियाल का बाजू पकड़कर कोठी की तरफ भागते हुए कहा, अंदर चलो, वो कुतिया मेरी बू सूंघ रही है। फरियाल मेरे सामने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी, वो कुत्ते की औलाद मरती भी नहीं, ऐसा कब तक होगा? फिक्र ना करो, वक्ती तौर पर महफूज रहने को एक सहारा मिल गया है। अब मैं इत्मीनान से बैठकर उस सूंघने वाली की नाक काटने का मंसूबा बनाऊंगा। बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने सेंट की शीशी निकाली और अपने लिबास पर उसकी खुशबू अच्छी तरह छिड़क ली। फिर बेडरूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उस वक्त मास्टर यूशे की सोच बता रही थी कि मादाम फिर परेशान हो गई है। मास्टर यूशे उससे कुछ कहता हुआ वहां से उठ गया और डैमिटा से बाहर जाने लगा। इस वक्त उसके उठने का मकसद ये था कि जल्द अज जल्द किसी गाड़ी का इंतजाम कर ले ताकि वो दोबारा मेरी बू पाते ही फौरन बू की सिमत चल पड़े। यही सोचकर वो स्विमिंग पूल के पास आ गया। वहां वो एक एक मर्द और एक एक औरत के चेहरे को बारी बारी तक रहा था और उनकी सोच के जरिए ये मालूम कर रहा था कि किसके पास बेहतरीन गाड़ी है और वो बेहतरीन गाड़ी वाला उसका बेहतरीन आलयकार बन सकता है या नहीं। मैं बेडरूम में आकर फोम के मुलायम बेड पर लेट गया। फरियाल ने मादाम के मुतल्लिक पूछा। मैंने उसे बताया कि वो मसरूफ़ हैं। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी खुशबू है? शैनल की एक शीशी और है। शीशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे काम दे सकेंगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशबुएं खरीद कर स्टॉक कर लेनी चाहिए। वो बोली, अभी चलिए, इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। मेरा बाहर जाना मुनासिब नहीं। खुली फिजा में खुशबू जल्द उड़ जाती है। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ती हुई बोली, ठीक है, आपको इसी कमरे में बंद रहना चाहिए, मैं जाकर ले आती हूँ। उसने अलमारी खोलकर अपना पर्स निकाला और उसमें से करेंसी नोट निकाल कर गिनने लगी। उसके पर्स में सिर्फ 500 रुपये थे। मैंने कहा, मेरे पास वही 2 लाख रुपये थे जो अब पुलिस वालों की तहवील में है। मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये का एक नोट रह गया है। उसने कहा, फिलहाल 500 रुपये में जितना सेंट मिलेगा मैं खरीद कर ले आऊंगी, उसके बाद देखा जाएगा। मैं जानता था कि मम्मी कैसी कंगाल थीं। फरियाल के बाप ने जो बैंक बैलेंस जोड़ा था वो उसे जुए में हार गई और अपने सर पर कर्ज का बोझ लाद कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। फरियाल के पास वही आखिरी 500 रुपये थे और वो मेरी हिफाजत के लिए अपनी आखिरी पूंजी भी खर्च कर रही थी। अगर ज़रूरत पड़ती तो वो मेरे लिए इस कोठी को भी फरोख्त कर सकती थी। मैं उसे प्यार से देखता रहा। वो अलमारी बंद करने के बाद सिंघार मेज़ के पास गई। वहां से शैनल की बोतल उठाकर मेरे पास ले आई। फिर उसे सरहाने की मेज़ पर रखते हुए कहा, इसे भी एहतियातन अपने पास रखें, पता नहीं किस वक्त ज़रूरत पड़ जाए। मैं अभी दूसरी खुशबू खरीद कर ले आती हूँ। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, जाने से पहले मुझे भी अपनी खुशबू में गुम कर दो ताकि मैं अपने आप को भूल जाऊं। जी नहीं, आप खुद को गुम कर देंगे तो दुश्मनों की खबर कौन लेगा? मैंने इतनी खुशबू छिड़क ली है कि तुम्हारी वापसी तक मादाम मुझे नहीं पा सकेगी। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। जाते वक्त उसने एहतियातन दरवाजे को बंद कर दिया। मैं मास्टर यूशे की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसने किसी गाड़ी वाले को फांसने के लिए मादाम को स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ भेज दिया। उस वक्त वो एक नौजवान को मुखातिब कर रही थी। मास्टर यूशे के जरिए मुझे पता चल रहा था कि वो नौजवान मादाम की जुबान नहीं समझ रहा। मास्टर यूशे मादाम के जरिए उस नौजवान की सोच को पढ़ रहा था। वो नौजवान मादाम को सर से पांव तक देखते हुए सोच रहा था, इसकी रंगत सांवली है, बहुत कम हसीनाएं ऐसी होती हैं, मगर पता नहीं है किस मुल्क से आई है। इसकी जुबान समझ में नहीं आ रही और ये अंग्रेजी भी नहीं समझती।
मास्टर यूशे ने उसकी सोच में कहा, अगर ये सांवली हसीना मुझे मिल जाए तो सबसे पहले इसे कहाँ ले जाना चाहिए। उस नौजवान की सोच ने कहा, और कहाँ ले जाऊंगा, ऐसी हसीनाओं के लिए तो मैंने एक फ्लैट ले रखा है, मेरे पास अपनी कार भी है, मैं इसे पूरे कराची की सैर कराऊंगा, मगर इसकी तो जुबान ही समझ में नहीं आती। इतना पता चल गया है कि ये मेरी शख्सियत से मुतासिर होकर मेरे पास आई है। उसकी सोच के दौरान मास्टर यूशे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। उसके करीब आते ही मादाम ने उससे कुछ कहा। इसके जवाब में मास्टर यूशे मुस्कुराते हुए उस नौजवान से कहने लगा, मिस्टर, ये मलेशिया की रहने वाली है, सियाहत की घर से यहाँ आई है, मगर अपनी जुबान के सिवा कोई दूसरी जुबान नहीं जानती। ये आपसे पूछ रही है कि आप इसके दोस्त बनना पसंद करेंगे। नौजवान ने खुशी से सर हिलाते हुए कहा, जरूर जरूर, मेरा नाम कमाल अहमद है, मुझे तुमसे दोस्ती करके खुशी होगी। मास्टर यूशे कमाल की बातें मादाम को समझा रहा था। कमाल ने मादाम से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मादाम की मुड़ी हुई उंगलियां देखकर चौंक गया। उसके दोनों हाथों की उंगलियां हथेलियों की तरह इस तरह मुड़ी हुई थीं कि वो जानवर के पंजे नजर आते। कमाल ने हैरानी का इजहार किया तो मास्टर यूशे मादाम की जुबान में उसकी हैरानी का तर्जुमा करने लगा। फिर उसने मादाम का जवाब सुनाया। ये कहती है कि बचपन में इसे कोई बीमारी हो गई थी, इस बीमारी के दौरान ये उंगलियां आप ही आप मुड़ गईं, इसके बाद सीधी न हो सकी। फिर मास्टर यूशे ने नौजवान की तरफ घूमकर और मायनेखेज अंदाज में एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कमाल, इन उंगलियों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर इसमें कोई ऐब नजर नहीं आता। ये सर से पांव तक पटाखा है। मुझे मशरिक का सामला हुस्न पसंद है, मैं साफ कोई का आदी हूँ। अगर तुम भी मेरी तरह ये ज़ौक रखते हो तो इसे तफरीह के बहाने कहीं ले चलो, हम दोनों का भला होगा। नौजवान ने खुश होकर कहा, हाँ, इस नेक काम में मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम इस हसीना की जुबान समझते हो, मगर इससे पूछो कि ये क्या चाहती है। मास्टर यूशे मादाम से पूछने लगा और मादाम उसे बताने लगी कि क्या चाहती है। दोनों बहुत ही उम्दा ड्रामा प्ले कर रहे थे। मास्टर यूशे ने कहा, इस हसीना का नाम सोनिया है, ये अपनी बेजुबानी से घबरा गई है, मुझे पाकर खुशी का इजहार कर रही है कि मैं इसकी जुबान समझता हूँ। ये तुम्हारी तरह मुझे भी अपना दोस्त बनाना चाहती है ताकि हम तीनों दोस्तों की तरह कहीं तफरीह के लिए जा सकें। नौजवान ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं अपनी कार में तमाम तफरीहगाहों की सैर कराऊंगा। मास्टर यूशे ने मादाम के साथ आगे बढ़ते हुए नौजवान से कहा, मिस्टर कमाल, दानिशमंदी यह है कि हम पहले सोनिया को ऐसी जगह ले जाएं जहां बिल्कुल तन्हाई हो, उसके बाद दोस्ती और मुस्तहकम हो जाएगी। वो बातें करते हुए कार के पास आ गए। मास्टर यूशे कार की पिछली सीट पर बैठ गया। मादाम सोनिया कमाल को रिझाने के लिए उसके साथ अगली सीट पर बैठ गई। फिर कमाल ने कार स्टार्ट की और अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। मैं समझ गया कि फ्लैट की चार दीवारी में मास्टर यूशे को तन्हाई नसीब होगी तो वो कमाल के साथ किस तरह पेश आएगा और किस तरह उसे जहनी तौर पर अपना गुलाम बना लेगा। मैंने उनसे राब्ता ख़त्म कर दिया कि मास्टर यूशे जब कमाल की गाड़ी हासिल कर लेगा तो फिर मैं उनकी तरफ तवज्जो दूंगा। उनसे राब्ता ख़त्म करने के बाद मैं फ़रियाल के जहन में झांकने लगा। वो एक दुकान पर पहुंच गई थी। दुकान का मालिक उससे बातें कर रहा था और उसे सेंट की मुख्तलिफ शीशियाँ दिखा रहा था। वो हर सेंट की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहा था। मैं इस बात उन्हीं दुकान के मालिक की सोच को पढ़ने लगा। उसने फ़रियाल के सामने तमाम गैर मुल्की शीशियाँ रखी थीं, लेकिन उनमें देसी खुशबू भरी हुई थी और इतनी खूबसूरती से उनकी पैकिंग की गई थी कि आम खरीदार गैर मुल्की खुशबू समझकर धोखा खा जाए। दुकान में और भी बहुत से ग्राहक थे। वो दुकानदार सभी से झूठ बोल रहा था और उनसे कई गुना दाम वसूल कर रहा था। मैंने भी सोच लिया कि इस बेईमान से बेईमानी करूंगा और इसे खुशबू का एक पैसा नहीं दूंगा। मैंने फ़रियाल के दिमाग पर दस्तक दी। हेलो फ़रियाल। वो एकदम से चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मेरी जान, इस तरह चौंका ना करो, देखने वाले क्या सोचेंगे। ओह सॉरी, मैं किसी खुशबू का इंतखाब करने में इस कदर गुम हो गई थी कि आपके इस तरह मुखातिब करने के अंदाज को भूल गई। अब नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए मुखातिब किया है कि दुकानदार बेईमान है। तुम्हारे सामने जितनी बदेसी शीशियाँ रखी हुई हैं उन सब में देसी सेंट है। क्या आप इतनी दूर से खुशबू भी सूंघ लेते हैं? नहीं जान, तुम दिमागी तौर पर हाजिर नहीं हो, वरना यह समझ लेती कि मैंने तुम्हारे जरिए दुकानदार की सोच को पढ़ लिया है। बहरहाल देसी खुशबुएं ही सही, काम चलाने के लिए वही ले आओ, मगर इसका एक पैसा ना देना। कीमत अदा किए बगैर मैं कैसे ला सकती हूँ? तुम चुपचाप खड़ी रहो, वो शीशियाँ पैक करने के बाद तुमसे एक पैसा नहीं मांगेगा। फ़रियाल को यह हदायत देकर मैं दुकानदार की सोच को गड़बड़ाने लगा। वो काउंटर के पीछे बौखला कर सोचने लगा, मैंने किस गाहक से पैसे लिए हैं और किससे नहीं लिए, किसे माल दिया और किसे नहीं दिया। मैंने उसकी सोच में कहा, वो जो खूबसूरत सी लड़की खड़ी है, मैंने उसे 3000 लिए हैं। ये सेल्समैन कितनी देर से खाने के लिए गया है? अगर वो होता तो इतने ग्राहकों के दरमियान मैं इस तरह उलझ कर ना गड़बड़ाता। दुकानदार मेज़ की दराज खोलकर देखने लगा ताकि उसे पैसों का हिसाब मिल जाए, मगर वहाँ दराज में सुबह से कितने ही 100 और 50 के नोट पड़े हुए थे।
अगर वह हिसाब करने बैठता तो दूसरे तमाम ग्राहक परेशान करने लगते। उसने सोचा इतनी जल्द आमदो खर्च का हिसाब करना मुश्किल है, बेहतर है कि मैं इस लड़की से ही पूछ लूं कि इसने मुझे कितने रुपए दिए हैं। मैंने फौरन ही फरियाल को समझाया, देखो फरियाल, मैं तुमसे जो कहूं तुम दुकानदार को वही जवाब देना, चेहरे से घबराहट जाहिर न करना। मैंने इतना ही समझाया था कि दुकानदार फरियाल के सामने पहुंच गया। फिर उसने पूछा, आपने मुझे कितने रुपए दिए हैं? 3,000, मैंने फरियाल की सोच में कहा। फरियाल की जुबान ने भी वही रकम बताई। उसकी सोच मुझसे कह रही थी, गजब खुदा का, आप मुझे इतना बड़ा झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या यह दुकानदार यकीन कर लेगा? मेरे जवाब देने से पहले ही दुकानदार ने सर हिलाकर यकीन कर लिया, क्योंकि उसकी सोच में पहले ये बात आ गई थी कि लड़की ने 3,000 दिए हैं। पूछने पर लड़की ने भी यही रकम बताई है। इस तरह इस बात की तस्दीक हो गई कि फरियाल उसे 3,000 रुपये अदा कर चुकी है। दुकानदार सेंट की 2 शीशियां पैक करते हुए सोचने लगा, लड़की बहुत भोली भाली है। इन 2 शीशियों की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं। इन खुशबुओं पर मैंने विदेशी लेबल लगाकर इससे 2,500 रुपये ज़्यादा लिए हैं। मैंने दुकानदार की सोच में कहा, बेचारी कितनी मासूम है, इतनी हसीन और मासूम लड़की को धोखा देने को जी नहीं चाहता। उसकी सोच ने चौंक कर कहा, हाय ये क्या सोच रहा हूं मैं, धोखा नहीं दूंगा तो मुनाफा कैसे हासिल करूंगा? मैंने उसकी सोच में समझाया, मैं हर शीशी पर 10 गुना मुनाफा हासिल करता हूं। अगर एक लड़की से धोखा नहीं करूंगा और ईमानदारी से पैसे लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपने 500 रखकर इसे 2,500 रुपये वापस कर देने चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता, हाथ में आए हुए 2,500 वापस कर दूं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। अगर मैंने इस मासूम लड़की को सही कीमत पर माल नहीं दिया और इसके 2,500 रुपये वापस नहीं किए तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये अचानक ही मेरे हाथ क्यों कांप रही हैं? अरे मेरे हाथ से शीशियां छूट रही हैं। अचानक उसके हाथ से शीशियां छूटकर गिर पड़ी। वो उन खूबसूरत शीशियों को 2 बहुत ही खूबसूरत मखमली केस में रखने जा रहा था, मगर रखने से पहले ही वो फर्श पर गिरकर टूट गईं। वो परेशान होकर फरियाल की तरफ देखने लगा। अभी उसे दिमाग ने समझाया था कि वो नुकसान उठाएगा और नुकसान की इब्तदा हो चुकी थी। दुकानदार ने बेयकीनी से सर झटक कर दिल ही दिल में कहा, वाह, ये भी कोई यकीन करने की बात है। ये शीशियां तो इत्तफाकन हाथ से छूटकर गिर पड़ी हैं। ये लड़की आसमान से उतर कर तो नहीं आई है कि इसे धोखा देने से मेरा नुकसान हो जाएगा। उसने फरियाल के लिए दूसरी 2 शीशियां उठाईं तो मैंने उसके दिमाग में हलचल मचाकर वो शीशियां भी गिरा दी। वहां खड़े हुए सारे ग्राहक उसे हैरानी से देखने लगे। एक ने कहा, बुढ़ापे से हाथ कांप रहे हैं, नाजुक सी शीशियां उठाई नहीं जाती। बड़े मियाँ, इतनी बड़ी दुकान है, इस काम के लिए कोई मुलाजिम रख लो। बड़े मियाँ इस बार वाकई घबरा गए और यकीन कर लिया कि इस लड़की के साथ ईमानदारी का सौदा ना किया तो और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने आगे बढ़कर फरियाल से कहा, बीबी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जरा उधर चलो, वहां अपनी पसंद की शीशियां खुद ही उठा कर रख लेना। मैंने फरियाल से कहा कि वो बिला झिझक उसके साथ चली जाए। वो दुकान के दूसरे हिस्से में चली गई। वहां से दूसरे ग्राहक नजर नहीं आ रहे थे। दुकानदार ने अपनी जेब से 3,000 रुपये निकालते हुए कहा, बीबी तुम अपने ये पूरे 3,000 रुपये रखो और अपनी पसंद की खुशबू भी ले जाओ, मगर खुदा के लिए यहाँ से जल्दी चली जाओ, जब से तुम आई हो मैं नुकसान उठा रहा हूँ। मैंने फरियाल से कहा कि वो 3,000 लेकर रख ले और सेंट की शीशियाँ भी ले आए। वो मेरी हदायत के मुताबिक अमल करने लगी। इसके बाद मैंने रिस्ट वॉच को देखा। मास्टर यूशे और मादाम को कमाल के साथ गए हुए आध घंटा गुजर चुका था। मैंने मास्टर यूशे के जहन में झांक कर देखा तो पता चला कि वो कमाल अहमद के फ्लैट में पहुंच गई हैं। वहां कमाल ने उनके लिए विस्की मुहैया की थी और मास्टर यूशे उसकी दी हुई विस्की का मजा चखता हुआ उसे दोस्ती का मजा चखा रहा था। यानी कमाल अहमद के जहन में हलचल मचानी शुरू कर दी थी। कमाल अहमद का बुरा हाल था। उसे जरा सी सोचने की मोहलत मिलती कि आखिर वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहा है, मगर उसके समझने से पहले ही मास्टर यूशे उसे फिर पागलपन पर मजबूर कर देता। कभी वो फर्श पर लेट जाता, कभी उकड़ों बैठकर मुर्गे की तरह बांग देता, कभी मादाम के पास बैठकर उसके पैरों को चूमने लगता। वो बेचारा मजबूर था, जिस्मानी तौर पर जिंदा था मगर उसका दिमाग मुर्दा हो चुका था और इसकी जगह मास्टर यूशे का दिमाग आ गया था। मास्टर यूशे ने हंसते हुए कहा, देखो अब तुम मेरे कदमों में आओगे और अपना रुमाल निकाल कर मेरे जूते साफ करोगे। इस सोच के मुताबिक वो मास्टर यूशे के कदमों में आ गया और जेब से रुमाल निकालकर उसके जूते साफ कर रहा था। जूते साफ करने के दौरान मास्टर यूशे ने फिर ढील दे दी। वो होश में आते ही एकदम से उछलकर मास्टर यूशे के कदमों से दूर हो गया और बड़ी हैरानी और परेशानी से अपने हाथ में पकड़े हुए रुमाल को देखने लगा। उसने गुस्से से चीख कर कहा, शैतान के बच्चे, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें दोस्त बनाकर यहाँ लाया हूँ और तुम दुश्मनी कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मास्टर यूशे ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं कर रहा,
बल्कि अपने कमालात दिखाकर तुम्हें यह समझा रहा हूं कि तुम दिमागी तौर पर मेरे गुलाम बन चुके हो। अब तुम मेरा हर हुक्म मानोगे। उसने परेशान होकर कहा, तुम मुझे गुलाम क्यों बनाना चाहते हो? क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा नेक है। मुझे इस अजनबी मुल्क में तुम्हारे जैसे एक आलाकार की ज़रूरत है। तुम अपनी गाड़ी मुझे इस्तेमाल के लिए दोगे और मेरे लिए इस मुल्क की करेंसी मुहैया करोगे। उसने घबराकर सर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। शाबाश, अब उठो और मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। हम बज़ाहिर दोस्तों की तरह रहेंगे ताकि दूसरों को यह शुबा ना हो कि मैं तुम्हें नाजायज़ काम के लिए मजबूर करता हूँ। कमाल अहमद अपनी जगह से उठकर कुर्सी पर बैठते हुए सोचने लगा, अभी तू मुझे गुलाम बना ले, मुझे मौका मिला तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। बेचारा ये सोचते वक्त गुस्से की हालत में भूल गया कि वो टेलीपैथी जानने वाला शैतान उसकी सोच को पढ़ रहा है। अचानक ही उसके जहन को फिर एक झटका लगा। वो कुर्सी समेत पीछे की तरफ उलट गया। अब वो दिमाग से खाली हो गया था। उसने मास्टर यूशे को कुत्ते की मौत मारने के लिए सोचा था, लिहाजा उसकी सोच कुत्ते की तरह भौंकने लगी। उसी के मुताबिक वो फर्श पर हाथ पांव टेक कर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। मास्टर यूशे ने हकारत से कहा, देखो इस वक्त तुम एक कुत्ते हो, मुझे मारने के बजाय तुम खुद एक कुत्ते की मौत मरोगे। बेवकूफ़, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने वाला तुम्हारी एक एक सोच को पढ़ सकता है। कमाल अब पूरी तरह दहशत ज़दा हो गया। मुझे मुआफ़ कर दो। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि अपने दिमाग के अंदर छुप कर भी तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकूंगा। तुम मुआफ़ी ना मांगो तब भी मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पाँव में मेरी सोच की जंजीर है जिसे तुम कभी तोड़ नहीं सकोगे। एक बार मास्टर यूशे की गहरी नींद से फ़ायदा उठाकर मैंने उसकी सोच को अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, मगर उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सका था। पता नहीं सोने के दौरान उसके दिमाग के चारों तरफ कैसी आहनी दीवारें खड़ी हो जाती थीं। मैंने जितनी बार कोशिश की उतनी ही बार मेरी सोच की लहरें उन नादीदा रुकावटों से टकरा कर वापस आ गईं, मगर मैं मायूस नहीं था। सोच रहा था कि उसकी नींद से कभी ना कभी फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। वो पिछली रात से जाग रहा था। इस वक्त कमाल और मादाम के सामने बैठकर विस्की पीते वक्त भी उसे नींद आ रही थी, मगर वो कुव्वत इरादी से जाग रहा था। यूं कहना चाहिए कि मेरा खौफ उसे जगा रहा था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि उसके सोते ही मैं उसके खिलाफ हरकत में आ जाऊंगा। मैं मास्टर यूशे के जहन में झांकने लगा। उसके दिमाग में पहुंचकर पता चला कि उसकी निगाहों के सामने फ्लैट के दरो दीवार घूम रही हैं। नशा उसके दिमाग पर मुसल्लत हो रहा था। शायद उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी। इसके बावजूद वो खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी सोच कह रही थी, मैं पूरी तरह होशो हवास में हूँ। वो नशे की हालत में बुड़बुड़ा रहा था। उसके सामने बैठा हुआ कमाल अहमद उसकी बातें गौर से सुन रहा था और सोच रहा था, ये फरहाद कौन है? इसकी बुड़बुड़ाहट से पता चल रहा है कि फरहाद भी कोई ज़बरदस्त शैतान है जिसने मेरे सामने बैठे हुए शैतान को परेशान कर रखा है। मैंने सोच के ज़रिए कमाल से कहा, फरहाद शैतान नहीं, वो तुम्हारे लिए एक फरिश्ता बनकर तुम्हें इस शैतान से निजात दिला सकता है। वो अपने दिमाग में मेरी सोच को सुनकर ज़रा घबरा सा गया। उसे इस बात का डर था कि कहीं मास्टर यूशे उसकी सोच में ना बोल रहा हो। मैंने उसे समझाया, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे सामने बैठा हुआ मास्टर यूशे अभी तुमसे गाफिल है। यकीन ना हो तो अभी से सोच के ज़रिए चैलेंज करो, इससे तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। कमाल अहमद सहमी हुई नज़रों से मास्टर यूशे को देख रहा था। उसे चैलेंज करने का हौसला नहीं हो रहा था। पहले उसने दोस्ताना अंदाज में सोच के ज़रिए उसे मुखातिब किया, मास्टर यूशे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सोच को पढ़ रहे हो तो मुझे जवाब दो। उसे जवाब नहीं मिला। मास्टर यूशे अब अपनी जगह से उठकर इधर से उधर टहल रहा था, क्योंकि बैठे बैठे लेटने की तबीयत चाह रही थी और लेटने से इस बात का डर था कि नींद आ जाएगी। इसलिए वो टहलते हुए बदस्तूर नशे की हालत में बुड़बुड़ा रहा था। जब कमाल अहमद को उसकी तरफ से जवाब ना मिला तो उसने ज़रा दलेरी से कहा, अबे ओ शैतान के बच्चे, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कमीने, बदमाश। कमाल का हौसला बढ़ता गया, इसके साथ ही गालियां भी बढ़ती गईं। अब वो मोटी मोटी गालियां दे रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, बस भी करो, तुमने तो लड़ाका औरतों की तरह गालियां देना शुरू कर दी। ज़रा अकल से काम लो और इससे निजात हासिल करने के लिए मेरे मशवरों पर अमल करो। फरहाद साहब, आपके नाम से पता चलता है कि आप मेरे मुल्की भाई हैं, फिर आप कौमी ज़ुबान में गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे? मैंने जवाब दिया, एक गैर मुल्की दुश्मन की सोच पढ़ते पढ़ते मैं दूसरों के साथ भी बेख्तियार वही ज़ुबान बोलने लगता हूँ। बहरहाल, अब तो तुम कौमी ज़ुबान में मेरी बातें सुन रही हो। हाँ, सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। बताओ मुझे क्या करना है? मैंने जवाब दिया, मास्टर यूशे पिछली रात से जाग रहा है और अपनी नींद से लड़ रहा है। इसे कभी ना कभी सोना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये जल्द अज जल्द सो जाए। क्या तुम्हारे फ्लैट में रेडियो या रिकॉर्ड प्लेयर नहीं है?
दोनों ही चीज़ें हैं। क्या तुम्हें उनकी ज़रूरत है? हाँ, उनमें से एक चीज़ को वहीं इस्तेमाल करो। कोई ऐसा रिकॉर्ड लगाओ जिसमें धीमे सुरों वाला ऑर्केस्ट्रा हो, जिसे सुनकर लोरी का मज़ा आ जाए। मैं समझ गया, आप इस शैतान को मौसीकी के ज़रिए सुलाना चाहते हैं। मैं अभी रिकॉर्ड लगाता हूँ। वो अपनी जगह से उठकर रिकॉर्ड प्लेयर की तरफ जाने लगा। मैंने उसे राब्ता ख़त्म करके फरियाल की तरफ देखा। वो खाने की तमाम चीज़ें समेटकर एक तरफ रखने के बाद मुझे खामोशी से तक रही थी। निगाहें मिलते उसने पूछा, क्या सोच रही हैं? दुश्मन और कुछ सोचने की मोहलत ही नहीं देते। मास्टर यूशे झुंझलाहट का शिकार हो गया है। सोने पर सुहागा ये कि शराब का नशा उसे नीम पागल बना रहा है, मगर वो कमबख्त बड़ी ज़बरदस्त कुव्वत इरादी का मालिक है। अब भी नींद से लड़ता जा रहा है और मुझे गालियां दे देकर मोहब्बत से बुला रहा है। फरियाल ने हंसते हुए कहा, गालियां भी दे रहा है और मोहब्बत से बुला रहा है, ये क्या बात हुई? ये बात खुद उसकी समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरह मुझे अपने पास बुलाए। जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा वो सुकून से सो नहीं सकेगा। जरा ठहरो, मैं देख लूं कि वहां क्या हो रहा है। मैं दिमागी स्क्रीन पर देखने लगा। वहां धीमे सुरों में ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमाल अहमद कुछ ज़्यादा ही समझदार था। उसने रिकॉर्ड प्लेयर ऑन करने के बाद मास्टर यूशे के लिए एक नया जाम तैयार कर दिया और बड़े अदब से शराब के उस जाम को मास्टर यूशे के सामने पेश कर दिया। मास्टर यूशे ने इरादा किया था कि और ज़्यादा नहीं पिएगा, मगर निगाहों के सामने भरा हुआ जाम देखकर ज़रा तजब्जुब में पड़ गया कि पीना चाहिए या नहीं। उसी वक्त मादाम सोनिया ने आगे बढ़कर भरे हुए जाम पर एक हाथ मारा। वो फर्श पर गिरकर चिकनाचूर हो गया। मादाम गुस्से में बुड़बुड़ा रही थी। उसकी हरकतों से पता चल रहा था कि वो मास्टर यूशे को और ज़्यादा पीने की इजाज़त नहीं देगी। उसने रिकॉर्ड प्लेयर को भी ऑफ कर दिया। इसके बाद वो मास्टर यूशे से कुछ कह रही थी। काश के फरियाल उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ बता सकती। मैं चुपचाप जहन की स्क्रीन पर उन्हें देखता रहा। मादाम भी मुझसे बेजार हो गई थी, क्योंकि वो भी रह रहकर झुंझला रही थी। उस वक्त वो मास्टर यूशे को बिस्तर के करीब ले जाकर हाथ के इशारे से उसे वहां लेटने के लिए कह रही थी। मैंने कमाल अहमद के जहन पर दस्तक देते हुए पूछा, कमाल, क्या तुम बता सकते हो कि मादाम सोनिया अपने मास्टर से क्या कह रही है? उसने नागवारी से कहा, पता नहीं कौन सी बोली बोल रही है, मगर हाथ के इशारों से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। शायद ये अपने मास्टर से कह रही है कि सो जाओ, वो जागकर पहरा देती रहेगी। ये क्या पहरा देगी? मास्टर के सोते ही मैं इसका गला दबा दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं सोचने लगा, क्या मास्टर यूशे मादाम पर एतमाद करके सो जाएगा? उसी वक्त फरियाल ने पूछा, मुझे भी तो बताइए वहाँ क्या हो रहा है। मैं उसे बताने लगा। फरियाल ने घबरा कर पूछा, आप वहाँ कमाल से सोच के जरिए गुफ्तगू कर रहे थे? अगर उसी वक्त मास्टर यूशे भी उसके जहन में झांक कर आपकी सोच को अपनी गिरफ्त में ले लेता तो? हाँ, इस बात का खतरा है, मगर यूशे नशे में चूर है। नशे की हालत में उसे सिर्फ दो बातें याद रह गई हैं। एक तो ये कि वो मुझे गालियाँ देता है, दूसरी बात यह कि नींद से लड़ता है। अब मादाम उसे ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही है। ये ऐसी सिचुएशन है कि मैंने कमाल से सोच के जरिए गुफ्तगू करने का खतरा मोल लिया है। सेंट की बू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चली है। आपको क्या हो गया है? आप सचमुच खतरे को दावत देते जा रही हैं। वो फौरन ही मुझसे अलग हो गई। फिर सरहाने की मेज़ पर से सेंट की शीशी उठाकर उसे खोलने लगी। मैंने कहा, अब मैं यही सोच रहा हूँ, जब तक मैं खतरात से भागता रहूँगा उस वक्त तक ये मेरा पीछा करते रहेंगे। मैं आज दो टोक फैसला करना चाहता हूँ। मैं उस फ्लैट में जाऊँगा जहाँ वो दोनों मौजूद हैं। फरियाल मेरे बाजुओं को पकड़कर झिंझोड़ती हुई बोली, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप बहुत गलत फैसला कर रही हैं। बिल्कुल सही फैसला है। देखो फरियाल, तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो, मेरी सलामती के लिए मुझे रोक रही हो, लेकिन मैं भागते भागते तंग आ गया हूँ। मुझे यकीन है कि मैं वहाँ पहुँचकर कामयाब हो जाऊँगा। मैं नहीं जाने दूंगी। वह नन्ही सी बच्ची की तरह पाँव पटक कर जिद करने लगी। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, मैं अपने फैसले के सामने किसी की रुकावट पसंद नहीं करता। तुम अपनी मोहब्बत को मेरे लिए रास्ता बनाओ, दीवार ना बनाओ। मेरे सख्त लहजे से उसके दिल को ठेस पहुंची। वो नाराज़ होकर मुझसे दूर हो गई। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, जाहिल औरतों की तरह मुंह ना फुलाओ, मेरी प्लानिंग को समझने की कोशिश करो। क्या ऐसे ही वक्त के लिए तुमने अहद किया था कि मेरे साथ साय की तरह रहोगी? ये कितने अफसोस की बात है कि ज़रा सी बात पर मेरा साया मुझसे अलग हो गया। वो एकदम से उठी, साय की तरह बढ़ी और मेरे सीने से लग गई। मैंने उसे प्यार से थपकते हुए कहा, मेरी बातें समझने की कोशिश करो। मास्टर यूशे बिस्तर पर लेट गया है, उसे जल्द ही नींद आ जाएगी। वहाँ सिर्फ मादाम सोनिया तन्हा पहरा देती रहेगी। मैं चुटकी बजाकर उसे काबू में कर लूँगा। फिर नींद की हालत में मास्टर यूशे से भी समझ लूँगा। इससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। आप हुक्म दें, मैं अभी करने को तैयार हूँ। ठहरो, मैं ज़रा कमाल अहमद से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कमाल अहमद से राब्ता कायम किया। पूछा,
तुम इन दोनों के साथ इंटरकॉन से आए हो? क्या तुम्हें मालूम है कि वो किस नंबर के कमरे में ठहरे हुए हैं? जिस कमरे में वो ठहरे हुए हैं उसे उन्होंने छोड़ दिया है। अपना तमाम सामान लेकर यहाँ फ्लैट में आ गई हैं। वो सामान अभी तक मेरी कार की डिग्गी में रखा हुआ है। यह शैतान मेरी गाड़ी को दिन रात इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए सामान को डिग्गी में छोड़ दिया है। कार और डिग्गी की चाबी किसके पास है? मैंने पूछा। मेरे पास है, कमाल ने जवाब दिया। मैं वहां पहुंच रहा हूं। तुम्हारे फ्लैट की जो खिड़की बाहर गली की तरफ खुलती है, उस खिड़की से कार और डिग्गी की चाबी नीचे फेंक दो। ये काम होशियारी से करना, उन्हें शुबा न होने पाए, और मुझे अपने फ्लैट का पता बताओ। वो पता बताने लगा। उस जगह को अच्छी तरह जहन में नक्श करने के बाद मैंने फरियाल से कहा, चलो उठो, हम अभी इस फ्लैट की तरफ जाएंगे। उसने मुझसे बहस नहीं की, चुपचाप सेंट की शीशियां उठाकर मेरे साथ चलने लगी। वो हर हाल में मेरी हिफाजत कर रही थी। जब हम दोनों कार में बैठकर फ्लैट की तरफ रवाना हुए तो मैंने उसे कहा, तुम मेरी सलामती के लिए फिक्रमंद हो। इतना यकीन रखो कि खुदा की मर्जी के बगैर मुझ पर आंच नहीं आएगी। मगर तुम जरा भी नादानी करोगी तो मैं परेशानियों में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं आपकी बात मान रही हूं, अब तो आपके फैसले की मुखालफत नहीं कर रही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, आइंदा भी तुम मेरी एक नसीहत को याद रखना, और वो ये कि मुझ पर ख्वाह कितनी मुसीबतें टूट पड़ें, ख्वाह मेरी जान पर बन आए, मगर तुम मास्टर यूशे और मादाम के सामने ना जाना। आप कैसी बातें करती हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे वक्त में भी मैं खामोशी से तमाशा देखती रहूं? हाँ, इस एतमाद से तमाशा देखना कि तुम्हारा फरहाद आग और खून के दरिया से गुजरकर तुम्हारे पास वापस आएगा। अगर तुम नादानी से मास्टर यूशे के हत्थे चढ़ जाओगी तो तुम्हें जहनी अजाब में मुब्तला देखकर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। मैं जितनी दूर तक सोचता हूँ तुम्हारी सोच उतनी दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए तुम चुपचाप मेरे मशवरों पर अमल करती रहना। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। फ्लैट के करीब पहुंचकर मैंने गाड़ी रोक दी। फरियाल को इंतजार करने के लिए कहकर मैं उस गली में दाखिल हुआ जहां उस फ्लैट की खिड़की खुलती थी। कमाल अहमद मेरे लिए बड़ा कारआमद साबित हुआ। उसकी फेंकी हुई चाबियां खिड़की के नीचे एक दुकान के सामने पड़ी थी। वो दुकान बंद थी और गली बिल्कुल वीरान। मैं चाबियां उठाने के बाद एहतियातन मास्टर यूशे के दिमाग में झांकने लगा। वो बदस्तूर बुड़बुड़ा रहा था। मादाम अपनी जुबान में उससे कुछ कह रही थी और उसे थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुतमईन होकर कमाल अहमद की कार की डिग्गी खोली, वहां से एक सूटकेस और एक ब्रीफकेस उठाया। फिर डिग्गी को बंद करने के बाद फरियाल के पास वापस आ गया। मैंने उसकी कार की डिग्गी में उस सूटकेस और ब्रीफकेस को रखा। फिर वहां से कार दौड़ाता हुआ चाबियां बनाने वाली एक दुकान के सामने पहुंच गया। आध घंटे के अंदर मैंने उसके सूटकेस और ब्रीफकेस की चाबियां बनवा ली। फिर वहां से आगे बढ़कर मैंने एक पार्क में सामने जाकर गाड़ी रोक दी। डिग्गी से उसका सामान निकालकर कार के अंदर ले आया। फिर मैंने उसके सूटकेस को खोलकर देखा। सूटकेस में उसके कपड़े और कुछ अहम कागजात रखे हुए थे। वो कागजात मेरे बहुत काम आ सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया। उसमें रखी हुई एक विस्की की बोतल उठाई। मैंने उस बोतल को खोला। फिर अपनी जेब से टेफ्रानील की एक शीशी निकाली। ये वही शीशी थी जो फिरोज़ा के पास थी। फिरोज़ा ने इसी दवा को दूध में मिलाकर समर के बाप को पिलाया था और उसके बाप के दिमाग से पिछली तमाम बातें भुला दी थी और उसे पागल बना दिया। अब मैं मास्टर यूशे के दिमाग से टेलीपैथिक इल्म को मिटा देना चाहता था। विस्की में टेफ्रानील की अच्छी खासी मिकदार को हल करने के बाद मैंने बोतल को अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर जैसे वो रखी हुई थी वैसे उसे रखकर सूटकेस को लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने ब्रीफकेस को खोलकर देखा। उसमें भी बहुत अहम चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं छेड़ा। वहां रखी हुई सिर्फ एक टॉनिक की शीशी उठाई। शीशे के लेबल को पढ़ने के बाद पता चला कि मास्टर यूशे ये टॉनिक इस्तेमाल करता है। मैंने इसमें भी टेफ्रानील की थोड़ी सी मिकदार मिला दी। जब मैं दोबारा उसी गली में मास्टर यूशे का सामान लेकर वापस आया तो 1 घंटा गुजर चुका था। मैंने उसका सामान पहले की तरह कमाल अहमद की कार की डिग्गी में रख दिया। इस दौरान मैंने मास्टर यूशे की सोच को पढ़ने की कोशिश की तो ना पढ़ सका। मेरी सोच की लहरें फिर नादीदा रुकावटों से टकराकर वापस आ गईं। मैं समझ गया कि वो सो चुका है और सोने से पहले अपने जहन को एक मजबूत नादीदा किला में बंद कर चुका है। मैं फरियाल के पास वापस आ गया। वो कार में बैठी हुई थी। मैंने कार की खिड़की पर झुककर कहा, फरियाल, मैं जा रहा हूँ, तुम कार को आगे बढ़ाओ और दूर ले जाकर रोक दो। मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूँगा। तुम 1 घंटे तक मेरा इंतज़ार करना। अगर मैं ना आ सका तो तुम इस तरफ वापस ना आना। फरियाल ने परेशान होकर मेरे हाथ को थाम लिया। आप मुझे कैसी आजमाइश में डाल रही हैं? आप नहीं आएंगे तो मैं सारी ज़िंदगी यहीं आपका इंतज़ार करूँगी। मेरी जान जज्बाती ना बनो। इसे अच्छी तरह याद रखो कि मेरी अदम मौजूदगी में वही करोगी जो तुमसे कह चुका हूँ। वादा करो फरियाल, तुम कोई नादानी नहीं करोगी। नहीं करूँगी। वो रोने लगी। उसके आंसू देखकर मुझे दुख भी हो रहा था और उस पर प्यार भी आ रहा था।
इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो मेरे लिए रोने वाली एक हस्ती है। मैंने उसके आंसू पहुंचते हुए तसल्ली दी। तुम्हारे आंसू मुझे कमज़ोर बना देंगे फ़रियाल। क्या तुम चाहती हो कि मैं दुश्मनों के सामने कमज़ोर पड़ जाऊं? उसने नफ़ी में सर हिलाया और मैं उसे रोता छोड़कर वापस गली में आ गया। जब तक मैं बोझल कदमों से गली में पैदल चलता रहा, मेरी सोच उसके आंसुओं में भीगती रही। फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते वक्त भी मैं उसे रोता देख रहा था। ना जाने क्या होने वाला था। पहली बार मेरा दिल डूब रहा था। उस वक्त पता चला कि दिलो जान से चाहने वाली एक औरत की मोहब्बत मर्द को कमज़ोर कितना बना देती है, बल्कि जहनी तौर पर भी बेकार कर देती है। फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर होश आया कि दुश्मन के दरवाजे पर पहुंचते वक्त मैं अपनी दिल नवाज महबूबा के मुतालिक सोच रहा था। ऐसे ही वक्त कहते हैं कि मोहब्बत अच्छे खासे मर्द को उल्लू बना देती है। मैंने बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर सोच के जरिए कमाल अहमद से कहा, मैं फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया हूं और अब दस्तक देने वाला हूं। अगर मादाम दरवाज़ा खोलने से इनकार करे तो तुम किसी बहाने से दरवाज़ा ज़रूर खोलना। दरवाज़ा खुलते ही मैं उससे निमट लूँगा। उसे हदायत देने के बाद मैंने धड़कते हुए दिल से दरवाजे पर दस्तक दी। दिल इसलिए धड़क रहा था कि मैं खतरे के मुंह पर दस्तक दे रहा था। फ्लैट के अंदर थोड़ी देर तक खामोशी रही। मादाम ने दरवाजे के पास आकर कमाल का रास्ता रोक लिया और उसे दरवाज़ा खोलने से मना कर रही थी। कमाल उसे इशारों में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आने वाला फ्लैट का चौकीदार होगा। वो दरवाज़ा खोलकर चौकीदार को दूसरे वक्त आने के लिए कहेगा। मादाम राजी हो गई, लेकिन उसने पीछे से कमाल अहमद के सर के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए ताकि कोई खतरे की बात हो तो वो फौरन कमाल को खींचकर दरवाज़ा बंद कर ले। लेकिन जब कमाल ने दरवाजे की चिटखनी कराई तो मैंने कमाल को कुछ पूछने और मादाम को ज़रा संभलने का भी मौका नहीं दिया। मैंने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी। वो दोनों लड़खड़ाते हुए दूर चले गए। मैंने अंदर आकर फौरन ही दरवाजे को बंद कर दिया। मैं समझता था कि इस हंगामे से मास्टर यूशे बेदार भी हो जाएगा तो मुझसे मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जिस्मानी तौर से कमज़ोर था। मेरी सोच की लहरों को गिरफ्त में नहीं ले सकेगा, क्योंकि मेरी आंखों पर आई लेंस का पर्दा पड़ा हुआ था और मास्किंग ने मेरे चेहरे को बदल दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करते ही सबसे पहले मास्टर यूशे की तरफ दौड़ लगाई ताकि मैं उसे सोते में दबोच लूं, मगर उसके करीब पहुंचने से पहले ही मेरे मुंह पर एक लात पड़ी। मैं अपना तवाज़ुन ना संभाल सका, एकदम से उलटकर सोफे पर गिर पड़ा। लात मारने वाला कौन था या कौन थी? वो मेरे सामने कराटे फाइट के लिए पैंतरा बदल कर खड़ी हुई थी। मैंने मास्टर यूशे की तरफ देखा तो एकदम से घबरा गया, क्योंकि वो बिस्तर पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था और तंज़िया अंदाज में कह रहा था, बेटे, तुमने मास्टर यूशे को ऐसे ही चूहा समझा था? कितनी आसानी से हाथ आ जाता। मैं इस अजनबी जुबान वाली को इसीलिए साथ लाया था कि इसके साथ जो प्लानिंग करूं वो तुम्हारी समझ में ना आए। मैं पिछली रात से अपनी सोच के जरिए तुम्हें यह तासुर दे रहा था कि मैं नींद का कच्चा हूं। मैं कच्चा हूं ना बच्चा हूं, अपने शैतानी इरादे का सच्चा हूं। मैं पूरी एक बोतल पीकर भी होश में रह सकता हूं, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। ये मदहोशी का तमाशा कर रहा था। अभी सोने का बहाना करके अपने जहन के चारों तरफ हिफाजती शुआओं की दीवार खड़ी कर दी थी ताकि तुम मेरे जहन में झांकना चाहो तो मेरी सोच तक ना पहुंचकर मुतमईन हो जाओ कि मैं सो चुका हूं और तुम्हें इत्मीनान हो गया था। इसीलिए बड़े इत्मीनान से इस चूहेदान में चले आए। अब आ ही गए हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने चेहरे से नकाब उतार दो, आई लेंस को अलग कर दो और अपनी ज़ुबान खोलो, ताकि मैं एक आका की तरह तुम्हें अपना गुलाम बना लूँ। मैं तो मरते दम तक उसका गुलाम नहीं बनना चाहता था। उसकी बात ख़त्म होते ही मैं सोफे से उछलकर खड़ा हो गया। वो ज़रा मोहतात होकर पीछे हटना चाहता था, इससे पहले ही मैंने उसके मुंह पर एक ठोकर मार दी। उसी वक्त मादाम का एक हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। उसकी एक ठोकर मेरे घुटने पर पड़ी। मैं फर्श पर गिरकर लुढ़कता हुआ दूर तक गया, फिर उछलकर खड़ा हो गया। मास्टर यूशे ने गुस्से से कहा, फरहाद, तुम अपनी ज़ुबान नहीं खोलना चाहते? अब देखो कि सोनिया तुम्हारी ज़ुबान कैसे खुलवाएगी। उसने सोनिया की ज़ुबान में उससे कुछ कहा। उसकी बात सुनते ही सोनिया योगा के असूलों के मुताबिक सांस खींचते हुए कराटे के हाथ तोलने लगी। योगा के असूलों पर मैंने भी सांसों की मशक़ें की थी। उसके जवाब में जब मैं सांसों को खींचकर कराटे के लिए पैंतरे बदलने लगा तो वो मोहतात हो गई। फिर अचानक ही उसने मुझ पर हमला किया। उसने बड़ी फुर्ती से कराटे के 2-4 हाथ दिखाए। मैंने सिर्फ उसके हाथों को नहीं रोका, बल्कि जवाबन कराटे के भारी हाथ जमाए। वो मार खाकर ज़रा पीछे हटी तो मैंने घूम घूम कर 2 अदद रोलिंग किक जमाई। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गई। मेरी रोलिंग किक ऐसे निशाने पर बैठी थी कि उसकी नाक से खून बहने लगा। तब मैंने उस शेरनी को उड़ाते देखा। गुस्से की शिद्दत से उसकी सांवली रंगत तांबे की तरह सुर्ख हो रही थी। बड़ी बड़ी आंखें वहशत और जुनून से उबली पड़ रही थीं। उसने किया के असूल पर ललकारने वाली चीख मारी कि होशियार हो जाओ। फिर उसका एक हाथ आगे बढ़ा। उस हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां एक एक करके सीधी होने लगी।
एक उंगली सीधी होती और शब की आवाज़ के साथ एक चमकता हुआ फौलादी नोकीला नाखून निकल आता। दूसरी उंगली खुलती थी, दूसरा नाखून निकल आता। मैं हैरत ज़दा और दहशत ज़दा होकर देख रहा था। वो जंगली दरिंदे की खासियत रखने वाली औरत अपने छुपे हुए पंजे खोल रही थी। अब मुझे पता चला कि सांवली हसीना की उंगलियां क्यों मुड़ी रहती हैं और फौलादी नाखून कहाँ छुपे रहते हैं। इन उंगलियों में किसी मैकेनिज्म के तहत वो नाखून छुपाए जाते थे। इस अलबेली हसीना को देखकर और इसके मुलायम हाथों को थामकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि गोश्त पोस्त की उंगलियों से खंजर नुमा नाखून निकल सकते हैं। जैसे बिजली कौनती हो वैसे ही नाखून निकल निकल कर चमक रहे थे। मुझे पसीना आने लगा। आखिर मैंने अपनी सलाहियतों को आखिरी बार आजमाने के लिए उसको शोलाबार निगाहों से देखा। मेरी आंखों की मकनातीसी कशिश मजबूत कुव्वत इरादी रखने वाले को किसी हद तक खींच लेती थी, मगर मेरी आंखों पर आईलेंस का पर्दा पड़ा हुआ था। इसके बावजूद मेरी आंखों ने फरियाल को पहली मुलाकात में मुतासिर किया था, मगर यही आंखें पूरी कुव्वत से मादाम सोनिया पर असरअंदाज ना हो सकी। वो एक लम्हे के लिए ठिठक गई, यानी ज़रा सा मुतासिर हुई। फिर अचानक ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उछल कर एक तरफ हो गया। वो हमला करने की झोंक में आगे बढ़ती चली गई। उसके दोनों हाथों के 10 नाखून सोफे में जाकर पैवस्त हो गए। जब वो बाहर निकले तो सोफे के एक हिस्से की धज्जियां उड़ चुकी थीं। उसके पलटने से ही पहले मैंने उसकी कमर पर एक लात मारी। वो चीख मारकर सीधी खड़ी हो गई। मैंने दूसरी तरफ घूमकर उसकी लान पर एक रियर किक मारी। वो मार खाकर गुर्राती हुई पलट गई। पलटते ही दायां पंजा मारा। मैं उछलकर पीछे गया और दीवार से टकरा गया। फुर्ती से पीछे हटने के बावजूद उसके फौलादी नाखून मेरे शाने तक पहुंच गए थे और कुछ गोश्त, कुछ खून और कमीज का कुछ हिस्सा नोच कर ले गए। मेरे शाने में ऐसी जलन हो रही थी जैसे अंगारे भर दिए गए हों। वो मुझे संभलने का मौका नहीं देना चाहती थी। देखते ही देखते उसके फौलादी नाखून मेरे चेहरे पर आए। पता नहीं वो मेरे चेहरे से कितना गोश्त नोच कर ले जाती। पता नहीं मैं किस तरह बच गया। मेरे दिमाग ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने फौरन ही फर्श पर घुटने टेक दिए। उसके 5 फौलादी नाखून सीधे उस दीवार पर आए जहां मेरा चेहरा था। अब वहां चेहरा नहीं था, इसलिए वो दीवार का प्लास्टर उखाड़ कर ले गई। उसी वक्त मैंने अपने सर से उसके पेट में टक्कर मारी। वो पेट पकड़कर कराहती हुई पीछे हटने लगी। मैंने एक घुंसा उसकी नाक पर रसीद कर दिया। वो एकदम से चकराती हुई सोफे के करीब फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ी। मैंने उस पर छलांग लगाई। ऊपर आकर उसकी पुश्त पर अपने घुटने से दबाव डाला। फिर उसकी दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में ले लीं। अब उसके तमाम फौलादी नाखून मेरी गिरफ्त में थे। मेरा ख्याल था कि वो जिद्दोजहद करेगी, लेकिन वो फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। मेरा वो घूंसा इतना ज़बरदस्त था कि उसकी नाक से और मुंह से खून उबलने लगा और उसका चेहरा उसके ही लहू में भीग रहा था। बस यही मौका था। मैं इस पंजे वाली की कलाइयां तोड़कर इसके फौलादी नाखूनों को हमेशा के लिए बेकार कर सकता था, मगर ना कर सका। उसी वक्त मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। इन फौलादी नाखूनों ने मुझे इस तरह उलझा दिया था कि मैं अपनी हिफाजत करने के दौरान मास्टर यूशे को भूल गया। उसने पीछे से आकर पीतल के गुलदान से मेरे सर पर जरब लगाई। मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। सोनिया की कलाइयां मेरी गिरफ्त से निकल गईं। मैं चकराने के बावजूद मास्टर यूशे की तरफ घुरा कर पलट गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उस पर एक अंधी छलांग लगाई, मगर मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। दोबारा उठने से पहले ही फिर मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। यह मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे गई। मैं बेदम होकर फर्श पर चारों शाने चित हो गया। डूबते हुए जहन से मैंने इतना ही महसूस किया कि मेरे चेहरे से मास्क नोचा जा रहा है। इसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा।